अभी तक की क्लास में मैंने जो आपको लिया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के पास कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं? आपने क्लास 9 10 में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई, जैसे हम इलास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने हुए हैं। जैसे कुछ वायर्स होते हैं, मतलब कुछ मेटल्स होते हैं जिससे हम लंबे से लंबा वायर बना सकते हैं, है ना। जैसे कि वायर जो हमारे इसमें वायरिंग में जाते हैं, जितने वायर्स हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के पास है कि उसके लंबे लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। गोल्ड के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। गोल्ड के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? गोल्ड के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसकी पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? मैलिएबिलिटी। तो सॉलिड्स के पास जो प्रॉपर्टीज होती है, इनके नाम है डक्टिलिटी है, मैलिएबिलिटी है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज की इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी को समझने के लिए बेसिक डेफिनेशन इलास्टिसिटी क्या है, देखो किसी भी चीज पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके साइज और शेप में क्या होने लग जाते हैं? चेंजेस होने लग जाते हैं। और द एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितना चेंज होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस एक्सटेंट का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है। डिफॉर्मिंग फोर्स पे ही डिपेंड करेगा चेंज कितना आने वाला है, 10%, 20%, 50%, या हो सकता है कि वो चीज टूट जाए, उसमें फ्रैक्चर हो जाए, क्रैक आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, और आपने बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया था, बशर्ते कि आपने बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया हो, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप चेंज हुई और आपने उसे हटा लिया, तो वापस क्या कर लेगी? अपनी शेप को बॉडी रिगेन कर लेगी। तो किसी भी बॉडी के अंदर एक क्वालिटी होती है अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की। इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या कह रहे हैं? इलास्टिसिटी नाम दे रहे हैं हम इस चीज को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, इलास्टिसिटी का फंडा समझ में आ रहा है। तो इलास्टिसिटी को टेक्निकली समझने के लिए क्वेश्चंस किस तरीके से हमें हिट करने होंगे, कहाँ जाकर के हमें चीज़ों को देखना होगा। वहाँ से सबसे पहली जो चीज़ पिक्चर में आई थी वो क्या थी मेरी? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स आने से चेंजेस आने लग जाएंगे क्या शेप में? डिफॉर्मिंग फोर्स आने से क्या आने लगे? चेंजेस शेप और साइज में। क्लियर है। चेंजेस कैसे लेने हैं मेरे को? रिलेटिव चेंजेस लेने हैं मुझे। कैसे चेंजेस लेने हैं? रिलेटिव, ठीक है। यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो जैसे लेंथ की बात करूँ, अगर मैं किसी वायर पर मैंने वेट को लटकाया तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आया, और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। दिस इज रिलेटिव चेंज इन लेंथ। क्लियर है ये चीज। और इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं रिलेटिव चेंजेस, उसको मैं क्या नाम देता हूँ? स्ट्रेन। क्या नाम देता हूँ? स्ट्रेन। सबसे पहले मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसकी वजह से क्या पैदा हुई है, क्या जनरेट हुई है? स्ट्रेन डेवलप हुई है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। स्ट्रेन जरूरी नहीं है सिर्फ लेंथ की हो, तो यहाँ लेंथ की बात कर ली। जैसे किसी वायर में वेट लटकाओगे तो लेंथ में स्ट्रेन आएगा। किसमें? लेंथ में। इसको क्या नाम देंगे? अलोंग द लेंथ है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या नाम देते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसी वायर में आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इस वायर की लेंथ बढ़ गई तो आपको क्या लगता है इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या कम हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी क्या? क्लियर है। यानी इस वायर का जो डायमीटर है या रेडियस है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज। मान लीजिए ओरिजिनल रेडियस इसकी आर है और जो चेंज इन रेडियस हुआ है वो क्या है? डेल्टा। तो क्या इस तरीके से रेडियस चेंज हो जाएगा रेडियस में? इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स। ये लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, रेडियस इस एक्सिस पे आएगी, देख पा रहे? लेंथ इस एक्सिस पे और रेडियस इस एक्सिस पे होगी, इस एक्सिस पे, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में क्या नाम दिया जाता है इसको? ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या नाम है जी? ट्रांसवर्स स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आ गई। तो जब किसी वायर पे कोई वेट इस तरीके से हम अज्यूम करेंगे कि हैंग कर रहा है, तो इस तरीके से दो तरीके की स्ट्रेन आती है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक ट्रांसवर्स स्ट्रेन। एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पे, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एक पॉइजन्स रेशियो हम डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉइजन्स रेशियो। मे बी क्वेश्चन में आपको हिट मिले ये चीज। पॉइजन्स रेशियो क्या है जी? ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? इस रेशियो को क्या बोला जाता है? पॉइजन्स रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए ये यूनिट चेंज है मेरे पास, यानी कितना चेंज हुआ? 1% का चेंज हुआ। सपोज करो लेंथ में कितना चेंज हो गया? यूनिट चेंज के लिए रेडियस, यूनिट चेंज इन लेंथ के लिए रेडियस में कितना चेंज हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो। मेरी बात समझ पा रहे? यानी अगर मैं लेंथ में 1% चेंज करता हूँ, कितना चेंज करता हूँ? 1%, तो मेरी रेडियस कितने परसेंट चेंज हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं चीजों को, थोड़ा भी टेक्निकल जाएंगे डीप अंदर, ठीक है। लेकिन अभी इससे इलास्टिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में समझ में आ गया स्ट्रेन। अच्छा जी, अच्छा मैं इस वेट को यहाँ से रिलीज कर लेता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? वापस अपनी शेप में आ जाएगा वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? बशर्ते प्रोवाइडेड कि आपने बहुत ज्यादा वेट ना लगाया। बहुत ज्यादा लगा दिया तो टूट भी सकता है ना यार, फिर कैसे वापस आ जाएगा अपनी शेप में? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर एक लिमिट से अंदर है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस लिमिट। क्या बोलते हैं? जब चैप्टर में आगे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। बट अभी आप सुन लो सिर्फ क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस लिमिट के अंदर अगर आप वेट लगा रहे हो तो ये वापस अपनी शेप में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर किसकी वजह से जा रहा है उस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि खिंचा किसकी वजह से था?
डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, अंदर किसकी वजह से गया है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैंने फिंगर को ऐसे पुल किया तो यहाँ पे लेंथ बढ़ गई और जब छोड़ा तो वापस अपनी शेप में चली गई, क्योंकि यहाँ पे क्या डेवलप हुआ था, फोर्स डेवलप हुआ था। क्या डेवलप हुआ था, फोर्स। अच्छा, जिस तरीके से डिफॉर्मेशन और ये स्ट्रेन आ रहे हैं, क्या इसकी वजह से स्ट्रेस भी फील होता है उस एरिया में? स्ट्रेस है ना, जैसे मुझे तो फील हो रहा है, वायर को भले ही फील ना हो, क्लियर, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स है ना, ठीक है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस है। तो आपको क्या लगता है स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स पे या रीस्टोरिंग फोर्स पे? थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा किस पे। अच्छा एक बात बताएं, सपोज करो मैं किसी ऐसे मेटल का बनाऊंगा जिसमें ना, जो ऐसा होता ही नहीं है, जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, उसको खींच दो तो खींच ही जाएगा, जैसे च्युइंगम। आपको लगता है च्युइंगम में रीस्टोरिंग फोर्स होता है? अगर होता तो वापस चली जाती ना, उसको खींच दो वापस हो जाती, छोटी रबड़ की तरह, बट होती तो नहीं है, तो रीस्टोरिंग फोर्स वहां मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब च्युइंगम में स्ट्रेस भी स्ट्रेस नहीं है ना, स्ट्रेस होता तो खींच लेता ना वापस, अरे हाँ है ना, किसी बात का स्ट्रेस ही नहीं है उसको, तभी तो खिंच गई बड़े आराम से, क्लियर है। तो स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है, इसके अंदर रीस्टोरिंग, उसी को स्ट्रेस है, उसी को टेंशन हो रही है, बस। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, मैं बाहर से कुछ भी करता रहूँ, आपको टेंशन पैदा होगी जब वो बात आपके दिमाग में पहुंचेगी, बात समझ पा रहे हैं? मैं बोलूँ पढ़ लो जी, सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो हमें करना भी नहीं, तो सिलेक्शन हमें चाहिए भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो सोचेगा भाई मेरे को सिलेक्शन चाहिए, उसको टेंशन होगी, अच्छा सर ये कह रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेंशन यानी स्ट्रेस यानी हमेशा कहाँ से पैदा होती है, बाहर के इफेक्ट से, अंदर के इफेक्ट से, अंदर के इफेक्ट से। तो हमें याद रखो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा क्या, स्ट्रेस। क्या डेवलप करेगा, अब और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्या स्ट्रेस में रीस्टोरिंग फोर्स का ही रोल है या कोई और भी साथ में? तो मैंने सोचा बहुत ध्यान से, जब मैंने अपनी फिंगर को यहाँ से खींचा था ना, तो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी लेंथ बढ़ी थी और यहाँ पे भी लेंथ बढ़ी थी। मुझे कहाँ दिक्कत ज्यादा हो रही थी, शोल्डर पे या इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि वो फोर्स देखो सीधी बात है, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, तो मेरे यहाँ पे भी कितना फोर्स लगा भाई, तभी तो मेरा हाथ रुका हुआ है, इधर 10 होगा इधर भी 10 होगा, तभी तो रुका हुआ है। अगर वो ज्यादा होता, ये कम होता, तो हाथ उधर नहीं चला जाता मेरा, है कि नहीं? यानी यहाँ 10 न्यूटन है तो यहाँ भी 10 न्यूटन और यहाँ भी 10 न्यूटन। अरे बात समझ में आ रही है? 10 न्यूटन है क्या? वो 10 न्यूटन यहाँ इतनी सी जगह पे है, इतने से एरिया पे, और वो 10 न्यूटन यहाँ इतने बड़े एरिया पे, तो स्ट्रेस कहाँ कम लग रहा है मेरे को, यहाँ स्ट्रेस कम लग रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि 10 न्यूटन झेलने के लिए मॉलिक्यूल ज्यादा है, जगह ज्यादा है, और यहाँ 10 न्यूटन की जगह क्या है, कम। यानी कि स्ट्रेस सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ 10 न्यूटन पे डिपेंड नहीं कर रहा, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगली जो चीज आ रही है जिसको क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेस। और ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बात आपको याद रहेगी क्या? पक्की बात है। अब देखो भाई, अब बात कर लेते हैं शेप में होने वाले चेंज। क्या चेंज हमेशा लेंथ में भी होगा या चेंज और भी क्वांटिटीज में हो सकता है? वॉल्यूम में भी हो सकता है, किसमें हो सकता है? अगर मैं समंदर की गहराइयों में एक प्लास्टिक बॉल को डाल दूं, तो समंदर में आप जानते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। हर तरफ से बॉल पे क्या लगेगा, प्रेशर, और बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मान लीजिए बॉल का एक्चुअल वॉल्यूम था V, और अंदर डालने से वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट हुआ है दैट इज डेल्टा V। क्या डिक्रीमेंट हुआ है भाई, डेल्टा V। क्लियर है चीज? तो व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V ओवर V। सो दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आ गई कि और भी चेंजेस हो सकते हैं, और भी चेंजेस हो सकते हैं, शेप चेंज हो सकती है, ये तो साइज चेंज हो रहा है, लेंथ बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, कम हो गया, ये तो साइज हुआ। शेप भी चेंज हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये टेबल है और यहाँ पे जो इसके नट बोल्ट्स है वो ढीले हो चुके हैं, क्लियर, और ये पॉइंट फिक्स है इसके, है ना, ये वेल्डिंग कर दी है यहाँ पे, और जब मैं इसका आगे फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ रही नहीं? तो क्या इसका शेप चेंज हुआ? अभी ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह था, अब ये पैरेललोग्राम की तरह बन गया, है कि नहीं? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की तरह बन गया, क्लियर है? तो ये डिस्टॉर्शन आया एंगल थीटा का, कितना? इस एंगल को बोला जाता है शियरिंग स्ट्रेन। क्या बोला जाता है? शियरिंग स्ट्रेन। और इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मैंने आपको कितने टाइप की बता दी, पहले समझने की कोशिश करो। एक मैंने आपको क्या बताई है, सबसे पहली लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूडल के साथ में क्या बताया, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, क्लियर है? अगर वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं तो कौन सी स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद कौन सी स्ट्रेन बताया मैंने आपको, शियरिंग स्ट्रेन। गॉट इट? यस। सीमा
ये जो स्ट्रेस आ रहा है किस बात पर डिपेंड कर रहा था, मैंने आपको समझा दिया कि रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेंथ डेवलप कर पा रहे हैं, कितना स्ट्रेन डेवलप कर पा रहे हैं। क्या सर इससे क्या लेना देना है, स्ट्रेन से क्या लेना देना है? अगर आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में अगर इस तरह का कुछ ग्राफ पढ़ा हो तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। पोटेंशियल का ग्राफ केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत में पढ़ाया जाता है कुछ इस तरीके से। पढ़ा हुआ है? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से बता। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या है कि डिस्टेंस। यहाँ एक मॉलिक्यूल या एटम जो भी है वो रखा हुआ है और दूसरे एटम को वहाँ इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा हूँ। कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? जब बहुत दूर है तो दोनों एटम में कोई फोर्स नहीं होगा। एक रेंज जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है, कितनी होती है? इसको मॉलिक्यूलर रेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इतनी डिस्टेंस में जब आ जाते हैं दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं तब वो एक दूसरे पे क्या लगाना शुरू करते हैं? फोर्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट यही होती है। जैसे हो सकता है 2 × 10⁻⁹ हो, 3.5 × 10⁻⁹ हो, मतलब ऑर्डर यही हो उसका। साथ में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल फोर्स लगाना शुरू करते हैं। अब ये फोर्स कैसे वेरी करेगा? यहाँ फोर्स कम है थोड़ा, फिर बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ये अट्रैक्शन का रीजन है। ये जो पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक कैसा रीजन है? अट्रैक्शन का रीजन। और देखो यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल की मिनिमम दिखाई गई है। क्या दिखाई गई? और याद रखिएगा जहां भी पोटेंशियल की मिनिमम होती है वो पॉइंट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। किसका पॉइंट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और थोड़ा आसानी से समझाते हैं। इमेजिन कीजिए कैसी पहाड़ी है, हाई है और ये प्लेन ग्राउंड आ गया। क्लियर है? एक बॉल को मैंने यहाँ रखा हुआ है, एक बॉल को मैंने यहाँ रखा हुआ है और एक बॉल को मैंने यहाँ रखा हुआ है। जरा गौर से देखिएगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर इस बॉल को मैं इधर भेज दूं तो इधर चली जाएगी, इधर भेज दूं तो इधर चली जाएगी और किसी भी स्टेट में इसकी पोटेंशियल की चेंज नहीं होगी क्योंकि लेवल चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल का फॉर्मूला था mgh, ऊपर जाए या नीचे जाए तब तो पोटेंशियल की चेंज हो, ये ना ऊपर जानी है ना नीचे जानी है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है बॉल, मतलब रुकी रहेगी। अगर आप छेड़ोगे नहीं तो रुकी रहेगी, यानी इक्विलिब्रियम रहेगा इसका। आपने छेड़ दिया तो कोई फर्क नहीं आना, पोटेंशियल की वही रहेगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रल। हिंदी में कहते हैं इसको उदासीन साम्यावस्था। चलिए, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो और मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं या इधर डिस्प्लेस कर दूं तो ये उधर ही चली जाएगी जिधर आपने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ये इसको किया ये भी उधर चली जाएगी, लेकिन इसको हल्का सा वापस मार दो तो वापस आ जाएगी। ये हल्का सा वापस मारने के वापस नहीं आएगी। रुकी ये भी हुई थी, जस्ट रुकी हुई थी, हल्का सा छेड़ दिया फिर वहां कभी नहीं जाना चाहती है। यानी रुकी ये भी हुई थी, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन ये कैसे इक्विलिब्रियम था? अनस्टेबल। कैसा था? अनस्टेबल, यानी कभी बॉल यहाँ रहना नहीं चाहती। अच्छा, यहाँ सोचते हैं इसको हल्का सा उधर कर दो, वापस आना चाहिए कि नहीं? यस सर। हल्का सा उधर कर दो तो भी वापस आएगी। ऐसा ना तो इसमें हो रहा था ना इसमें हो रहा था। इसे भी इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन इसे कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं इसको? स्टेबल। यहाँ बॉल रहना चाहती है सच में, क्लियर? रहना ही चाहती है, जाना ही नहीं चाहती। उसका रीजन है यहाँ पे पोटेंशियल जी क्या है इसकी? मिनिमम। ये सबसे नीचे का पॉइंट है ना, पोटेंशियल जी क्या है इसकी? मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूँ। वैसे तो आप जानते हैं ग्रेविटी का फोर्स लगता है इसलिए नीचे जा रहा है, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा कि नीचे जाने पे इसकी पोटेंशियल जी क्या होती है? कम, इसलिए नीचे जा रहा है। अगर सपोज करो ऊपर जाने पे कम होती तो कहाँ जाता? ऊपर। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में पार्टिकल को फ्री छोड़ दो तो वो हमेशा वहां जाना चाहेगा जहां उसकी पोटेंशियल जी क्या हो? कम। ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, बेसिक सी बात है। तो जहां भी पोटेंशियल कम है पार्टिकल वहां रहना चाहता है, तो पार्टिकल यहाँ रहना चाहता है। यानी किसी भी सॉलिड को आप देख रहे हो, जैसे ये स्टील के मॉलिक्यूल ले लो आप, तो दो मॉलिक्यूल इतनी डिस्टेंस में मेंटेन होते हैं एक दूसरे की, क्योंकि इस वक्त पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम। लेकिन मॉलिक्यूल्स में खास बात क्या है? मॉलिक्यूल अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट। क्या करते हैं? तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं। क्लियर है चीज? जैसे ये करेंगे करके छोड़ो, आया ना? क्योंकि मॉलिक्यूल की तो नेचुरल टेंडेंसी है ना वाइब्रेट करना, वो तो रुक ही नहीं सकता। रुकेगा कब? 0 केल्विन पे जाके। किस पे जाके? और उसमें भी 0 केल्विन पे सारे नहीं रुकते। केमिस्ट्री पढ़ा होगा, 0 केल्विन पे क्या होता है? मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। क्लियर है? एक दो एक्सेप्शंस भी है इसके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसमें 0 केल्विन पे भी मोशन एंट्रोपी उसकी 0 नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की बात आप याद रखें। है तो मेरा मतलब आपको समझाने का था कि भाई पोटेंशियल क्या मिलेगा होगी, भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और पार्टिकल हमारे कैसे से कर रहा था। ठीक है, जैसे ही मैं फोर्स लगाता हूँ, खींचता हूँ किसी चीज को, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? चेंज। दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होती है? और ये डिस्टेंस बढ़ती है। और मुझे पता है डिस्टेंस बढ़ने का मतलब जैसे बॉल को मैं ऊपर ले गया, बॉल को ऊपर ले गया तो इसमें फोर्स नीचे की तरफ खींचने का
इंक्रीज। क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज। लेकिन अगर मैंने इसके बाहर खींच डाला, इससे ज्यादा खींच डाला, तो फिर ये रीस्टोरिंग फोर्स कुछ पता है ना, यहाँ पर जीरो हो गया ना सब कुछ। एक रेंज के बाहर ले जाओगे तो फिर कहां से? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे? तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ती है स्ट्रेस भी बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेन एक लिमिट के बाहर जाने के बाद स्ट्रेस नहीं बढ़ पाता। बात समझ में? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने अपनी उंगली को खींचा, स्ट्रेन बढ़ाता जा रहा हूँ, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अब समझो मैंने इतना ज्यादा फोर्स लगा ली कि उंगली कट के अलग होने वाली है। ध्यान से बताना, पेन के बारे में बात नहीं कर रहा, पेन तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन स्ट्रेस के बारे में बताओ। स्ट्रेस यहाँ होता है और पेन कहाँ होता है, इसकी बात नहीं कर रहा। सपोज आई एम मेंटली डेड, बताओ स्ट्रेस का क्या होगा? यहाँ जो स्ट्रेस फील हो रहा है वो उसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। अब तो कट के उंगली अलग हो गई, अब क्या है स्ट्रेस? अब तो रिलैक्स आ गया मॉलिक्यूल का। मुझे पेन हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन स्ट्रेस कितना होगा? यानी स्ट्रेन जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना स्ट्रेन, तो फिर स्ट्रेस लगना क्या हो जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा साहब? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं आपस में, मेटल के अंदर चल क्या रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स आने में समझ में आ रहे हैं? जी सर, क्लियर है ये चीज? बढ़िया, ठीक है साहब, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आई है। ओके, यानी स्ट्रेस जो है स्ट्रेस पर स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। इस बात को जो मैंने आपको इतनी समझाई है, इस बात को पहले ही भाप लिया था किसने? हुक ने। किसने? तो हुक ने ये बोला भाई देखो मेरा एक लॉ है, क्या लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या बोला भाई हुक ने? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन हमें एक बात पता है, हुक को भी पता है, हमें पता है स्ट्रेन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और उस लिमिट का उसने नाम दिया लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसने बोला इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इन द लिमिट ऑफ, यानी जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिसिटी है तभी तक बात सच है। यानी स्ट्रेन एक लिमिट से ज्यादा, उससे ज्यादा होगा फिर तो स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं, फिर तो घटना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उसने जब तक इलास्टिसिटी मौजूद है किसी चीज के अंदर तब तक मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब स्ट्रेन मैंने कितने तरीके के बता दिया आपको। एक लॉन्गिट्यूडनल बताया, मेनली देखो तीन है, एक लॉन्गिट्यूडनल वाला, एक वॉल्यूमेट्रिक वाला और एक शेयरिंग वाला बताया। सही कौन सा बताया था? शेयरिंग वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया, तो तीन तरीके के, तो इसीलिए स्ट्रेस के कितने तरीके हैं हमारे पास? तीन तरीके। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? यहाँ साइड में मैं लिखा हूँ, तीनों बातें। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए जो था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए जो है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? स्ट्रेस। ठीक है, अगली कौन सी थी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए जो है उसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोलिक। इसको नॉर्मल भी बोला जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोला जाता है? आप लोगों से कितनों के पास स्मार्टफोन नहीं है? स्मार्टफोन नहीं है कितनों के पास? स्मार्टफोन किसके पास नहीं है? सबके पास है। इसका मतलब सब लोग वीडियो देख सकते हैं जो यहाँ पे आएंगे है। तो सारा ध्यान किस पर लगाना है आपको? समझने में। क्लियर है चीज? ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस को देख लेंगे वहां पे जाके। हाइड्रोलिक नॉर्मल स्ट्रेस को बोला जाता है ऐसे। क्लियर? और क्या था? शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी कैसा वाला है मेरा? शेयरिंग वाला है, किसी नाम से। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर है चीज? इनको टेंजेंशियल भी बोला जा सकता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आता है। देखो टेबल ऐसे करके थी और मैंने फोर्स भी ऐसे करके लगाया था। समझ पा रहे हो कि टेबल ऐसे थी, मैंने फोर्स भी कैसे लगाया था? ऐसे। तभी तो थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी। अरे हाँ यार, बात समझ पा रहे हो? बढ़िया। तो टेंजेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। अब जो कांस्टेंट आता है क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टेंजेंशियल क्या आता है? यहाँ जो कांस्टेंट आता है दैट इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। क्या कहते हैं उसको? यंग्स मॉड्यूलस। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या कहते हैं उसको? यंग बल्क, BUL के बल्क। और यहाँ पे जो आता है उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। किससे शो करते हैं उसको? जी से। इसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इलास्टिसिटी क्या चीज है ये समझ में आ गई, और ये कितने तरीके की स्ट्रेन है, कितने तरीके के स्ट्रेस है, और उसमें क्या रिलेशन होते हैं, ये मेरी समझ में आ गई। क्लियर है ये बात? चलिए साहब, अब एक ग्राफ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिशन के उससे, लेकिन मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो जल्दी से बात करेंगे। देखो यहाँ पे ना हमने लिया स्ट्रेस, क्या लिया? और स्ट्रेन के साथ कर्व बनाने की कोशिश की। एक वायर लिया, इसमें हमने एक इस तरीके से प्लेट रखी है ना, एक बेसिकली वेट बोलते हैं इसको। यहाँ वेट चेंज कर सकते हो आप, इसको कुछ वेट बढ़ा सकते हो। वेट बढ़ा के इसकी लेंथ बढ़ी, वेट बढ़ाते जाएंगे इसकी लेंथ क्या होती जाएगी?
इंक्रीज। तो हमने देखा भाई इतना स्ट्रेन आ चुका है इसमें और उसके हिसाब से इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसे मेजरमेंट करना बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। मान लीजिए ये वायर रखा हुआ था, मैंने इस पे 10 kg का वजन रखा है, कितना 10 kg। 10 kg का वेट कितना हुआ? वेट इज मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, दैट इज 100 न्यूटन। कितना? बताओ इस वायर में बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? 100। तो अंदर भी कितना होगा? 100, क्योंकि वायर कहीं जा नहीं रहा ना। वायर में कोई भी पॉइंट पकड़ लो कहीं जा रहा है क्या? नहीं। तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? तो जब ऐसे करके 100 है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए इसका? 100। यानी वायर के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी कितना है? 100। यानी इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स भी 100 है और रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना है? रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना है? 100। बात समझ में आ रही है? रिस्टोरिंग फोर्स भी 100 है और डिफॉर्मिंग फोर्स भी 100 है। तो ध्यान से सुनना, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स कब बराबर हो जाते हैं? जब जो भी चीज इलास्टिसिटी के लिए जिस पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो रेस्ट में हो। कैसे हो? खिंच ना रही हो। क्लियर है? चीज खिंचती ना जा रही हो, रेस्ट में हो। किस में हो? रेस्ट में। तो सीधी बात है, जितना बाहर से हो अपने अंदर हो। अरे है कि क्लियर है क्या? बढ़िया। तो ऐसे केस में बोल सकते हैं। तो जैसे मेरे को डिफॉर्मिंग फोर्स पता चला मतलब वही रिस्टोरिंग फोर्स है और इसकी रेडियस मुझे मालूम है वायर की, क्योंकि मैंने लिया है भाई। एक बार रिस्टोरिंग फोर्स आ गया और रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? तो स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत। और स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करूंगा? स्ट्रेन होती थी डेल्टा एल अपॉन एल। एक्चुअल लेंथ मुझे मालूम है, वायर मैंने लिया है भाई, और लेंथ कितनी चेंज हुई मैं मेजरमेंट करूंगा। स्केल पे कितना नीचे खिसक गया, यानी स्ट्रेन मुझे पता चल सकती है, स्ट्रेस मुझे पता चल सकता है, कितनी स्ट्रेन पे कितना स्ट्रेस है ये मुझे पता चल सकता है। तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ जो है उसको समझिए जरा। एक नॉर्मल मेटल के लिए इस तरीके से ग्राफ आया है, इस तरीके का ग्राफ आता है। अब इसको पोर्शन वाइज समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, कुछ रेंज ऑफ स्ट्रेन तक, यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन तक हमने देखा कि ग्राफ एकदम लीनियर है। ग्राफ कैसा है? लीनियर ग्राफ का मतलब है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि जो हुक का लॉ बताया था, किसका लॉ बताया था? हुक्स लॉ बताया था, वो वैलिड है इस रेंज में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ए को बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ए का नाम क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोला? प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, ए तक और भी बातें कर लेते थोड़ी सी। मान लीजिए किसी वक्त स्ट्रेन इतनी थी, तो स्ट्रेस कितना आ गया? इतना। ये ना स्ट्रेस, स्ट्रेन ये है तो स्ट्रेस क्या है? ये। अच्छा, मैंने क्या किया, इतनी स्ट्रेन थी, इतना स्ट्रेस था, कुछ वजन रखा होगा, वजन मैंने हटा लिया, जो वेट था वो मैंने हटा लिया, तो वायर वापस से किसमें आना शुरू हो जाएगा? अपनी ओरिजिनल शेप में, और वो एग्जैक्टली किसमें आ जाता है? अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो हम कहते हैं अभी तो वायर के अंदर जबरदस्त इलास्टिसिटी है, जबरदस्त इलास्टिसिटी, क्योंकि पूरी तरह से अपनी शेप में रिकवर कर लिया इसने। बात समझ आ रही है? पूरी तरह से अपनी शेप को क्या कर लिया इसने? रिकवर कर लिया क्या? ठीक है। तो पूरी तरह से ओ से लेकर के ए तक हर पॉइंट पे ऐसा हो जाता है। ए तक आप किसी भी पॉइंट पे वजन हटाना शुरू कर दो, वायर वापस अपनी किस में आ जाएगा? शेप में। क्लियर है ये चीज? ए के बाद से क्या होने लगा जी? ए के बाद से जैसे इस पॉइंट तक पहुंच के अगर आपने वजन अब हटाया, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो चुका है, मतलब काफी वजन लटका दिया था आपने, और फिर अब जाकर के वजन को हटाया, तो एग्जैक्टली ओ पे वापस नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेंथ, बहुत थोड़ा सा। क्लियर है? 0.1%, 0.2%। मेरी बात समझ में आ रही है? तब भी हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी अभी भी मौजूद है, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है। अरे हाँ या ना? अरे किसी इंसान के सर के 2-4 बाल उड़ जाए तो उसको टकला थोड़ी बोलोगे यार, वही वाली बात है। 0.1, 0.2% कुछ नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन फिर आगे जाके क्या होता है वो देखते हैं। थोड़ा और आगे जाओगे तो 0.3%, 0.5%, थोड़ा और आगे जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ 1% हो जाएगा। जहाँ कितना रह जाएगा? 1% से मतलब कुछ कंसिडरेबल होना शुरू हो गया। अब 1 से काउंटिंग तो शुरू होती है, 1, 2, 3, 1% जब होने लग जाए तो समझ लो अब यहाँ तक इलास्टिसिटी की लिमिट है, इसके आगे फिर इलास्टिसिटी क्या कर रहा है? अभी लूज। अब बोलेंगे बाल उड़ रहा है भाई साहब आपके, ठीक है? यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या कर रहा है? मतलब बी पर जाकर अगर आपने वजन को हटाया तो फिर वायर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस, वायर में परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मतलब स्ट्रेन आ चुकी भाई साहब, वो हट नहीं सकती, वापस अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा। देखा जाए तो वायर नहीं यहाँ ओ के ओ पे नहीं आएगा, आएगा कहीं ओ डैश पे, और इसको कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं इसको? परमानेंट सेट बोलते हैं इसको। अब ये लगभग 1% के आसपास होता है, 1% के आसपास। बात समझ में आ रही है? क्लियर है चीज? ओ डैश। उसके बाद हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है अब। क्लियर है? और दूसरी चीज आने जा रही है, इलास्टिसिटी का ऑपोजिट कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। कि अब अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है? मतलब इलास्टिसिटी लूज कर दी, इलास्टिसिटी को लूज कर दिया मतलब प्लास्टिसिटी को ऑप्ट कर लिया। क्लियर है? तो प्लास्टिक रीजन बोलते हैं आगे के रीजन को। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। समझते जा रहे हैं?
अब इसमें भी लेकिन क्या है, 1% हुई थी, 1% लूज की थी। कितनी परसेंट लूज की थी? 1%। तो अभी भी थोड़ी बहुत मतलब इलास्टिसिटी बाकी है, अभी 1% तो हुआ है, अभी भी बाकी है। हालांकि यहाँ तक बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हम परफेक्ट इलास्टिक बोलने वाले नहीं है। अब हम बोलेंगे इलास्टिसिटी से किधर की तरफ जा रहे हैं? प्लास्टिसिटी की तरफ। तो इलास्टिक भाई एक तरफ से दूसरी तरफ जाओ तो बीच में बॉर्डर आता है कि नहीं? तो ये बीसी पोर्शन वही बॉर्डर है, ये बीसी पोर्शन वही बॉर्डर है। इसका नाम है इलास्टोप्लास्टिक रीजन। क्या नाम है जी इसका? इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ठीक है। सी पे आकर के चेंजेस 5%, 6% जब हो जाएंगे तब हम कहेंगे भाई साहब अब तो इलास्टिसिटी रही नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? अब तो इलास्टिसिटी लूज होगी। अब पूरी तरह से क्या बन चुका है? ये प्लास्टिक क्या बन चुका है? प्लास्टिसिटी गेन कर चुका है। अभी मेरी बात समझ में आई? प्लास्टिक को प्लास्टिक वाला प्लास्टिक मत समझना, एक प्रॉपर्टी का नेम है प्लास्टिसिटी। क्लियर है जी? तो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आ गई हम इसके बाद, सी के बाद। क्लियर है जी? उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हम स्ट्रेन को तो बढ़ा रहे हैं काफी तेजी से, लेकिन अब स्ट्रेस उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा। ग्राफ ऐसे की जगह फ्लैट सा हो गया। कैसा हो गया? फ्लैट। मतलब अब स्ट्रेस उतनी तेजी से स्ट्रेस एक्सिस पे है ना, फ्लैट होने का मतलब स्ट्रेन तो तेज बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस तेजी से नहीं बढ़ रहा। ठीक है। और अब भी बढ़ाया जाओगे तो क्या होगा? वायर में वायर क्या होगा? मतलब ये जो वायर है या जो भी मटेरियल ले लो वो क्रैक होने वाला होगा। क्या होने वाला होगा? क्रैक। क्लियर? आपने सुना लॉ हो चुकी है, से पहले बहुत फड़फड़ाती है, बिल्कुल वही होगा। अब ये गुजरने वाली है तो ये टूटने वाला है तो एकदम से स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्या होता है? एकदम से स्ट्रेस बढ़ता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? इसी को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहते हैं? कोई भी मटेरियल इस स्ट्रेस से ज्यादा झेल नहीं सकता। सपोज करो मैं ये शूज पहन रहा हूं ना, ये बूट्स पहन रहा हूं मैं। अब मैं इन बूट्स को पहन करके नॉर्मल प्लेन पे भागता हूँ, एक बजरी वाली कंकड़ी बजरी पड़ी हुई है, सड़कों पे भाग रहा हूँ, कहाँ पे इस पे ज्यादा स्ट्रेस होगा? भाग रहा हूँ जी, भाग रहा हूँ तो स्ट्रेस कहाँ ज्यादा फील करेगा? प्लेन सरफेस पे या कंकड़ बजरी जहाँ पे कंकड़ पत्थर वाली जगह पे फील करेगा कि नहीं करेगा? बढ़िया। अब वो जो स्ट्रेस है, वो जो स्ट्रेस वहाँ कंकड़ पत्थर वाली सड़क पे होगा, इसको फेस, वो अगर इसके अगर इस मेटेरियल के जो भी सोल का मेटेरियल यूज किया बुलेट कंपनी ने, जो भी इसका अल्टीमेट स्ट्रेस अगर वो इससे ज्यादा हो गया तो ये सोल क्या हो जाएगा? घिसना शुरू हो जाएगा। समझ लो? मतलब वो इतना झेल ही नहीं पाएगा ना, अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अल्टीमेट स्ट्रेस। एमआरएफ टायर है, टायर घिस जाता है कि नहीं? बाइक का या किसी का कार वगैरह का। तो कंपनी क्या करती है? ये सब रिसर्च कराती है कि इंडिया में आप रफ से रफ सरफेस पर कितना स्ट्रेस आता है टायर, उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रेस के लिए बनाती है कंपनी टायर्स, ताकि सालों साल चले। कहते हैं ना सालों साल का वादा। बात समझ आ रही है? तो वादा निभाने के लिए प्लीज मेहनत करनी पड़ती है, वादा ऐसे नहीं हो जाता। तो वो सारी स्टडी करती है अल्टीमेट स्ट्रेस जो है मेनली रोड पे कितना आता है, कितने को उससे भी सेफ्टी फैक्टर लेके चलना कि 10 गुना या 5 गुना ज्यादा दो कस्टमर को। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? बशर्ते कि कस्टमर पागल ना हो, कांटों में चल रहा है जूते पहन के, तो भाई फिर तो एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो डेफिनेटली फिर तो बढ़ेगा, तो फटना ही आगे बढ़ते। अब यहाँ तक जब पहुंच गए ना, उसके बाद भी अगर फोर्स बढ़ा रहे हो, अब ये कह रहा है कि मैं इससे ज्यादा फोर्स झेल नहीं सकता, बस मेरी लिमिट आ चुकी है, मेरी लिमिट मतलब अभी अपनी फटना शुरू हो गई। क्लियर है? तो इसमें स्ट्रेस क्या होने लग जाएगा? कम 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 होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब अलग हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर। अलग हो जाएगा, कट गया था। क्लियर? कट के अलग, हड्डी टूट के अलग हो। मेरी बात समझ में आ रही? जॉइंट कट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फ्रैक्चर बनता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ से यहाँ तक वायर ने क्या करना शुरू कर दिया था? खींचना बिल्कुल एकदम, और यहाँ पे टूट गया। यहाँ से यहाँ वायर को पता है कैसे फ्लो करता है? लिक्विड की तरह। किसकी तरह? लिक्विड की तरह, एक गाढ़े लिक्विड की तरह, विस्कस फ्लूइड की तरह फ्लो करता है वायर। किसकी तरह फ्लो करता है? विस्कस फ्लूइड, गाढ़े लिक्विड की तरह क्या करता है? फ्लो करता है, और एक पॉइंट पे आके क्या कर जाता है? टूट जाता है। अब जरा सोचना, किसी का फ्रैक्चर सपोज यहाँ पे आ गया पॉइंट 1 पे, किसी का फ्रैक्चर पॉइंट 2 पे आया, किसी का फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब ये टूटने से पहले कम खिंच पाया, ये टूटने से पहले और ज्यादा खिंच गया, ये टूटने से पहले सबसे ज्यादा खिंच गया। किस मटेरियल का आप तार बना सकते हो लंबे से लंबा? 1, 2 या 3 का। तो जिसका ये रीजन ज्यादा होता है, फ्रैक्चर वाला जो रीजन था, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद फ्रैक्चर पॉइंट तक का रीजन जिसका लंबा होगा, उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? जिसका प्लास्टिक रीजन अच्छा होगा, ये वाला रीजन जो है, उसकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। उसको आप पीट के उसकी पतली से पतली शीट बना सकते हो। ठीक है? मेलेबिलिटी किसकी अच्छी है? गोल्ड की। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद है ना, पार्टिकल एक्सपेरिमेंट? उसमें कौन सी फॉइल ली थी उसने? गोल्ड की फॉइल। 2 × 10⁻⁷ मीटर मोटी थी। कितनी? 2 × 10⁻⁷, जो बहुत पतली है। क्लियर है? तो गोल्ड कितनी पतली तक फॉइल बनाई जा सकती है। क्लियर? क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है क्या ये चीज? बढ़िया। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ मॉडल्स क्या आएगा? यहाँ से मॉडल्स आएगा, स्ट्रेस ऊपर और नीचे क्या आएगी? स्ट्रेन। तो ये स्लोप जो है वो किसको बताती है? मॉडुलस को। ये जो स्लोप है, इस एंगल को थीटा ले लें तो tan थीटा स्लोप होती है।
मोनिका याद आ रहा है कुछ? बताया था एक दिन तुम्हारे लिए, बताया था मैंने, तुमने कहा था स्लोप कैसे होती है, क्या होते हैं? तो टेन थीटा, थीटा क्या है जी? एंगल इसका, तो स्लोप कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि वो से स्ट्रेट लाइन थी ना, टेन थीटा। ये स्लोप क्या बता रहा है? यंग्स मॉडुलस। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मान लो ऐसा दे दो, इस एक्सिस पे स्ट्रेस दे देगा, इस एक्सिस पे स्ट्रेन दे देगा, स्ट्रेन स्ट्रेस मतलब यही ग्राफ है, और ऐसे ऐसे बना देगा और ऐसे करके स्ट्रेट लाइन देगा। पूछेगा बताइए कि इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, कोई भी मॉडुलस पूछ सकता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो लोगे तो y आएगा, हाइड्रोलिक का लोगे तो b आएगा, और शेयरिंग का लोगे तो g आएगा। तो मान लो लॉन्गिट्यूडनल दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको क्या करना है? बस परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या बात समझ में आ रही? न्यूमेरिकल की तरफ और जाएंगे अभी, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट ये बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं यही बता रहा हूँ। जो भी ये परपेंडिकुलर होगा, जो भी यहाँ वैल्यू गिवन होगी वो आप, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज स्ट्रेस दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वैल्यू दी है सपोज 80, कितनी दी हुई है? 80। और स्ट्रेन जो दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है सपोज यहाँ 0.03, कितना दिया हुआ है? 0.03। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा उसने? बताइए इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, जो भी वायर है, जो भी मटेरियल है, इसका यंग्स मॉडुलस बताइए। तो आप कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस अपॉन ओ सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है? 80 × 10 की पावर 9 ओवर स्ट्रेन कितना है? 0.03। ये आ गया, ठीक है, सिंपल सा नंबर लग रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं, पक्की बात है। ऐसे ही जो स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया होंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ये दिया है तो y, ये दिया है तो b, और ये दिया है तो g। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यंग्स मॉडुलस पे थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बातें समझ में आई थी आपको? पक्की बात है। ग्राफ से तो खैर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल ही है, बाकी और थोड़ा अच्छा देखते हैं। अब देखो यंग्स मॉडुलस का बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है।